Hello students, I am Dheeraj Atla, Assistant Professor, Department of Zoology, NH College, ब्रह्मपुरी। आज से हम पढ़ेंगे पेपर 1 एक्वेटिक बायोलॉजी। ओके, एक्वेटिक बायोलॉजी का पहला पार्ट एक्वेटिक बायोम्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक बायोम्स। बट एक्वेटिक बायोम्स पढ़ने से पहले बायोम्स क्या होता है ये हम आज जान लेते हैं। बायोम्स का क्या रोल होता है और बायोम्स को किस तरह कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोसिस्टम, ये हम आज देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज अ बायोम? अर्थ इज कवर्ड बाय अ मेनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोलॉजिस्ट ग्रुप्स देम इनटू अ लार्जर एरियाज कॉल्ड अ बायोम्स। ओके, इकोलॉजिस्ट ने एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोसिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट। ओके, इसे हम बायोम्स कहते हैं। ओके, मीन्स बायोम अ लार्ज रीजन characterized by a specific type of climate and certain type of plant and animal communities called biomes, and each biome is made up of many individual ecosystem। और हर एक जो बायोम होता है वो छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, और अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट। ओके, और स्पेसिफिक कंडीशन, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं बायोम्स। बायोम्स एंड वेजिटेशन। Biomes are described by their vegetation because plants that grow in an area determine the other organism that can live there. So biomes में सबसे important चीज़ होती है वहाँ की plants। Okay, plants या पेड़, ये सबसे important चीज़ होती है क्योंकि वो डिफाइन करते हैं वहाँ रहने वाले एनिमल्स को। ओके, या फिर वो डिसाइड करते हैं एक तरीके से कि वहाँ पे किस तरह की लाइफ या किस तरह के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेजिटेशन। ओके, देन प्लांट्स हैव पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड अडेप्टेशन दैट अलाउ द प्लांट्स टू सर्वाइव इन दैट बायोम। ओके, सो प्लांट इज किसी भी पर्टिकुलर टाइप के कंडीशंस में, जिस तरह के भी कंडीशंस है उस टाइप के कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप से वो अडेप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो डेजर्ट कंडीशन में है या फिर ड्राई कंडीशन में है तो वहाँ पे वो लीव्स उनकी कम हो जाएंगी। ओके, स्टेम का रीजन ज़्यादा होगा। या फिर वो अगर किसी स्नोई एरिया में है, बर्फ़बारी वाले एरिया में है, तो उनके ब्रांचेस से इंक्लाइंड हो जाएंगे जिसमें उनको सर्वाइवल के लिए हेल्प होगा। ओके, फॉर दिस एग्जाम्पल दिस अडेप्टेशन इंक्लूड साइज, शेप, कलर, etc. Then factor that affect the biomes. Even widely separated region of the world can have similar biomes because they have a similar climates. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आसपास हो वो बायोम्स ही सिमिलर हो सकता है कि एक मतलब अर्थ के किसी हिस्से में एक बायोम है, उसकी सिमिलरिटी दूसरे हिस्से के बायोम्स हो। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट्स, क्योंकि वहाँ के दोनों के क्लाइमेट सेम होने की वजह से वहाँ के बायोम्स भी सेम होंगे, भले ही वो चाहे जितने दूर हो, जोग्राफिकली जितने भी दूर हो या जोग्राफिकली जितने ही सेपरेट हो। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेट इज अ एवरेज वेदर पैटर्न इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट वो होता है जो कि एवरेज वेदर पैटर्न कहते हैं, जो हर साल आता है, एक साइक्लिक मैनर में रन करता है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड चलता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इसे किसी भी चीज़ को हम जैसे बेमौसम बरसात को हम क्लाइमेट नहीं कह सकते, या फिर अचानक पड़ी हुई गर्मी या अचानक पड़ी हुई ठंडी को हम क्लाइमेट नहीं कह सकते। अगर वो साइक्लिक मैनर में हो रहा हो, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड में, तो ही हम उसे क्लाइमेट कहेंगे। ओके, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट अफेक्ट लाइफ इन अ एरिया आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो कि बायोम्स पे इफेक्ट डालता है या फिर इकोसिस्टम पे इफेक्ट डालता है, वो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, या फिर वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी किस तरह से है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं
ये दो फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स. ओके, सी दिस पिरामिड. ओके, इकोसिस्टम पिरामिड और बायोमिक पिरामिड. हम लेफ्ट हैंड साइड को देख सकते हैं, एक एरो है जो कि रेड से होके ब्लू जा रहा है, और नीचे एक दूसरा एरो है जो कि ब्लू से होके रेड की तरफ जा रहा है. दैट्स इज जो लेफ्ट हैंड साइड को एरो है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो टेम्परेचर का है, जो कि हॉट से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो कोल्ड होते जाएगा. और नीचे जो एरो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे वो वेट से ड्राई की तरफ होते जाएगा. तो ये पिरामिड जो है वो बेसिकली 4 रीजन में डिवाइड किया गया है. दैट इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब आर्टिक एंड आर्टिक. फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल, अगर हम ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करेंगे तो अगर हम एक्सट्रीम राइट साइड पे जाएंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ वेट. ओके, मतलब ही प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे. और जैसे ही हम राइट की तरफ जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा बारिश कम हो रही है या फिर प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है और बट टेम्परेचर एज इट इज़ है, तो हम उसे कहेंगे सवाना लैंड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल क्या है, सवानास, अफ्रीकन सवानास. ओके, फिर से हम अगर राइट की तरफ, एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ना के बराबर हो या फिर बहुत ही कम बारिश होती हो बट टेम्परेचर एज इट इज़ मेंटेन है, उसे हम कहेंगे डेजर्ट रीजन. सो ये तीनों जो रीजन है वो कहाँ पे आते हैं, ट्रॉपिकल में. वैसे ही हम टेम्परेट रीजन में जब जाते हैं तब अगर प्रेसिपिटेशन भी अच्छा बहुत है और बट टेम्परेचर एज कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल से कम है, तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे. फिर हम जैसे राइट की तरफ जाएंगे जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में प्रेसिपिटेशन हो रहा है और टेम्परेचर भी मॉडरेट है, तो वहाँ पे हमें मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड. फिर से राइट पे हम जाएंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है बट एज कंपेरेटिवली ट्रॉपिकल से थोड़ा ज़्यादा है और टेम्परेचर भी मॉडरेट है, तो वहाँ पे हमें फिर से डेजर्ट मिलेगा. और फिर से हम जब सब आर्टिक रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ मॉडरेट अमाउंट में अगर होगा, जैसे टेम्परेचर कोल्ड हो चुका है, ओके, कोल्ड टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इज़ मॉडरेट, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, सब आर्टिक. ओके, और वहाँ का एग्जांपल है टाइगा. एंड सबसे ऊपर है आर्टिक जहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो वो जो एग्जांपल होगा उसका टुंड्रा. ओके, तो दिस इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो कि सेट करते हैं बायोम्स को या फिर डिफाइन करते हैं बायोम्स को, ये दो फैक्टर्स. ओके, देन मेजर बायोम्स, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज दैट हैव सिमिलर क्लाइमेट्स एंड इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स. ये हम पहले भी बता चुके हैं. So there are 7 common types of land biomes as we see. There are majorly there are 7 types of land biomes. Then world terrestrial biomes as we see in the map. First one is the polar ice, जो एकदम light bluish color में दिया गया है, polar ice. Second one is tropical rainforest. Okay, tropical rainforest, these are the tropical rainforest. Then temperate forest, these are the temperate forest. Then taiga, these are the taigas. Okay, then tropical savannas, these are the tropical savannas. Okay, then temperate, India में tropical savanna, tropical forest है. Then temperate grasslands, these are the temperate grasslands. Okay, see, temperate grassland. Then chaparrals, see these chaparrals. Then deserts, these are the desert, for example Sahara. Okay, then tundras, these are the tundras. Okay, and then last one is mountains, these are the mountains, that is Himalayan range etc. Then terrestrial biomes, that is tundra. First one is tundra. Then average precipitation is about 15 to 25 centimeter per year, so बहुत ही कम यहाँ पे बारिश होती है. टेम्परेचर रेंज इज -70 डिग्री सेल्सियस टू -12 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है यहाँ पे. द जोग्राफिकल लोकेशन इज साउथ ऑफ द पोलर आइस कैप्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर
सॉगी समर्स, दैट इज वेट, सॉगी मीन्स वेट एंड सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होती नहीं है. पर्मा फ्रॉस्ट यानी ज़मीन यहाँ पे जमी होती है हमेशा. कोल्ड एंड डार्क मच ऑफ द ईयर, हमेशा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क ही होता है. सूरज की किरणें यहाँ पे बहुत कम ही गिरती है. तो यहाँ पे मिलने वाले एनिमल्स आप पिक्चर में देख ही सकते हैं. फॉर एग्जांपल रेनडियर्स, आउल्स, ओके, पोलर बियर्स, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड देयर. देन सेकंड वन इज टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट. कौन सा है? टाइगा, उसी को हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं. द एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ इज 30 to 84 सेंटीमीटर पर ईयर. ओके, तो यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाती है. टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द -54 डिग्री सेल्सियस टू -21 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे भी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ जमी होती है. ओके, जोग्राफिकल लोकेशन इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया. देन अबायोटिक फैक्टर इज समर आर शॉर्ट, बहुत लंबे यहाँ पे समर्स चलते नहीं है. एंड मॉइस्ट विंटर्स एंड लॉन्ग, मॉइस्ट विंटर होते हैं और लॉन्ग. कोल्ड एंड ड्राई. ओके, देन टेरेस्ट्रियल बायोम्स में यहाँ पे भी वही सेम प्यूमाज, यहाँ पे मिलने वाले एनिमल्स फॉर एग्जांपल प्यूमाज, रेनडियर्स, गूज. ओके, then terrestrial biomes, temperate forest, average precipitation is 75 to 150 centimeter per year. Temperature ranges from -30 degree Celsius to 30 degree Celsius. यहाँ पे डबल मीन्स -30 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. Geographical location is south of the boreal forest in eastern North America, eastern Asia, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. ओके, सो यहाँ पे आप स्कंक्स देख सकते हो, लिजर्ड्स देख सकते हो, प्यूमा देख सकते हो, स्क्विरल्स देख सकते हो. तो यहाँ पे आपको मैमल्स काफ़ी अमाउंट में मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेट वुडलैंड एंड श्रुबलैंड. ओके, श्रबलैंड, टेम्परेट वुडलैंड एंड श्रबलैंड. Average precipitation is 38 to 100 centimeter per year. Temperature range is 10 degree Celsius to -10 degree Celsius to +40 degree Celsius. Geographic location is surround the Mediterranean Sea, western coast of North and South America, South Africa and Australia. Abiotic factors are summers are very hot and dry, winters are cool and wet. So as we see which type of animals or which type of fauna we can found there: rabbit, fox, wolves, mice, rats, squirrels. Okay, in birds, kite, this type of animals we can see easily. Then temperate grassland, average precipitation is 50 to 89 centimeter per year. Temperature ranges from 40 degrees Celsius to -40 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Geographic location is North America, South America, Asia, Africa and Australia. Abiotic factors are summer are hot, winters are cold, moderate rainfall, fires possible. Okay, यहाँ पे हमेशा आग लगती रहती है क्योंकि ये ग्रास लैंड है. जैसे ही यहाँ पे ड्राई सीजन या समर सीजन आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाती है, बिजली की वजह से या फिर किसी और वजह से यहाँ पे आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. ओके, देन डेजर्ट, एवरेज प्रेसिपिटेशन इज ओनली 2 to 26 सेंटीमीटर पर ईयर. टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम हाई दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 49 डिग्री सेल्सियस एंड लो ड्यू टू -80 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो जोग्राफिकल लोकेशन इज एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट यूरोप. यहाँ पे हर कॉन्टिनेंट में आपको डेजर्ट मिल जाएंगे एक्सेप्ट यूरोप में. अबायोटिक फैक्टर्स, वैरिंग टेम्परेचर, लो रेनफॉल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरी होता है टेम्परेचर में, माइनस से लेके एकदम से +50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. सो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है इसमें टेम्परेचर में. देन लो रेनफॉल है, एक्सट्रीम लो रेनफॉल. सो एज वी सी द विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर. ओके, big cats, big mammals, lizards, okay, mountain goats, these type of animals we can find there. Then tropical savanna,
Average precipitation is 50 to 130 centimeter per year. Temperature range is from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Geographical location is Africa, South America and Australia. Abiotic factors are summers are hot and rainy winters are cool and dry. Okay, so which type of vegetation are found there we can easily see in this picture. Most of the larger mammals are found in the tropical savanna. Okay, terrestrial larger mammals we can found in tropical savanna. For example, elephant, African elephant, which is the largest, one of the largest mammals we found on the earth, and bigger cats like lion, zebras, and then rhino. This type of mammals or animals we can found in tropical savanna. Then average terrestrial biomes, tropical seasonal forest is average precipitation is more than 200 centimeter per year. Then temperature range from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Geographical location is Africa, Asia, Australia and South and Central America. Abiotic factors are rainfall is a seasonal, and which type of vegetation we found in these tropical seasonal forest we can easily see in this picture. Larger mammals, most of these are anteaters, elephant, monkeys, orangutan, tiger. This type of forest we can easily say that this type of forest found in India also, tropical seasonal forest. So हमारे जो देश में मिलता है वही है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट. एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरेज प्रेसिपिटेशन इज 200 to 1000 centimeter per year. Okay, temperature ranges from 24 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Geographical location is Central and South America, Southern Asia, Western Africa and Northeastern Australia. Abiotic factors are humid all year, hot and wet. This is the most diverse type of animals we can found there. Okay, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो हमें मिलती है एनिमल्स की और स्पीसीज की वो हमें यहाँ पे मिल सकती है, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. देन टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आता है माउंटेन्स. फिर से इफ यू गो अप अ माउंटेन यू माइट नोटिस दैट अबायोटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज विद द इंक्रीजिंग एलिवेशन. यहाँ पे फिर से हमने एक डायग्राम देख सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमने जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड इंक्रीजिंग लैटिट्यूड. जैसे हम हॉरिजॉन्टली रन करते हैं राइट हैंड साइड के, दैट इज इंक्रीजिंग लैटिट्यूड. कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है और फॉरेस्ट भी चेंज होते जाता है. जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कॉनिफेरस, सबसे नीचे है टुंड्राइस, ऊपर जाते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद देन डेसिडुआ फॉरेस्ट. ओके, देन माउंटेन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन अल्पाइन फॉरेस्ट, देन अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट, एंड देन सबसे ऊपर है आइस एंड स्नो. देन लास्ट पोलर रीजन्स border the tundra at high latitudes. Polar regions are cold all year. Average winter temperature is about -30 degrees Celsius. Okay, तो ये सारे थे टेरेस्ट्रियल बायोम्स. ओके, अब है एक्वेटिक बायोम्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. सो व्हाट इज एक्वेटिक, हम यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. सो व्हाट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में दोनों टाइप के इकोसिस्टम्स आते हैं, मरीन इकोसिस्टम एज वेल एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. उसमें से पहला इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ओके, ओनली अबाउट 2.5% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज अ फ्रेश वाटर. ओके, 97.5% इज अ सॉल्ट वाटर. सो कंजर्व वाटर, सेव वाटर. इफ यू नॉट, फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी फ्यूचर में. सो सेव वाटर. सो उसमें भी जो 2.5% ऑफ जो फ्रेश वाटर है उसमें भी 68.9% जो है वो फ्रीजिंग कंडीशन में है, मीन्स ग्लेशियर्स में है. और उसमें से 38.8% जो है वो ज़मीन के अंदर है, दैट इज़ ग्राउंड वाटर. और ओनली 0.3% जो हम एज यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे या फिर किसी भी पोटेंट वाटर के तौर पे, वो है रिवर्स में और लेक्स में. कितना, तो सिर्फ 0.3%. ओके, then aquatic ecosystem, river and stream.
इसी को हम लोटिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, LOTIC। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम चेंज ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम द सोर्स टू द माउथ। ओके, यह कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे जिस तरह से नदी आगे बढ़ती जाती है धीरे धीरे, वैसे ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आते जाते हैं। जैसे उगम स्थान पे इन्हें हम हेड वाटर कहते हैं, बाद में जैसी बड़ी होती जाती है हम उसे रिवर कहते हैं, फिर अगर ये जाके कहीं पे ठहर जाए या फिर पानी जमा हो जाए उन्हें हम लेक कहते हैं, और जहाँ पे मिलने वाली हो जिसे हम ईस्चुरी रीजन कहते हैं उसे हम माउथ रीजन भी कहते हैं। फास्ट मूविंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स प्रिवेंट मच एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सेडिमेंटेशन। कि जितने भी फास्ट मूविंग रिवर्स है वो प्रिवेंट करते हैं एक जगह जमा होने से किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को या सेडिमेंट को। यूजुअली देयर आर फीवर स्पीसीज लिविंग इन द रैपिड वाटर्स। In slow moving water, insect larvae are the primary food source for many fishes including American eel, brown, bullhead, catfish and trout. Then aquatic ecosystem में पहला है that is freshwater aquatic ecosystem में पहला है that is lakes and ponds. The temperature of lake and pond varies depending on the season. इसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक्वाटिक सिस्टम में कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ओके, ये स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करता है किसके, लेक के या फिर किसी भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पे। ओके, तो इसका की फैक्टर होता है टेम्परेचर जो कि रेगुलेट करेगा यहाँ की न्यूट्रिएंट साइकिल को, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। Then lakes and ponds are divided into the 3 zones based on the amount of sunlight that penetrate to the water. Okay, the area closest to the shore is called a littoral zone. Okay, हम जो सबसे किनारे पे होगा जहाँ पे हम पानी तो है पर जहाँ इजीली हम उस पानी पे क्या वीड्स ग्रो कर रहे हैं। ओके, जो कि वीड्स वहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं या फिर वीड जहाँ पे प्रेजेंट है जिस वाटर बॉडी में किनारे पे, वहाँ तक हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, लिटोरल जोन। यहाँ पे दिख सकते हो छोटे छोटे वीड्स या प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, उसे हम कहेंगे लिटोरल जोन। ओके, जो कि शोर से क्लोजेस्ट होगा, सबसे पास वाला जोन होगा। देन लिम्नेटिक जोन, द लिम्नेटिक जोन इज द ओपन वाटर एरिया दैट विल लीट एंड डोमिनेटेड बाय प्लैंक्टन। देन सेकंड वन इज ए लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन यानी जो कि इजीली जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सकता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लैंक्टन्स का अमाउंट मिलेगा आपको। ओके, पर यहाँ पे किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं मिलेगा, जिस तरह के हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स या फिर होगा तो भी बहुत कम होगा, तो उस एरिया को हम कहेंगे लिम्नेटिक जोन। ओके, यहाँ पे हम लार्वेज भी देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के लार्वल फॉर्म है, प्लैंक्टन्स हम दिख सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट वन इज प्रोफंडल जोन, इज डीपेस्ट एरिया ऑफ अ लार्ज लेक, that is a profundal zone. It is a much colder and lower in oxygen than the other two zone. Okay, deepest area है। Then transitional aquatic ecosystem, area of land such as marshes, swamps and bogs that are saturated with water and that support aquatic plants are called wetlands, और उन्हीं को हम wetlands कहते हैं। मरीन इकोसिस्टम, ये सारे wetlands है जिसमें टाइप्स आ जाते हैं, कौन से, मार्शेस भी आते हैं, स्वैम्प्स भी आते हैं एंड बॉक्स। ओके, इन तीनों को हम किस में कंसिडर करते हैं, वेटलैंड्स में। देन एक्वाटिक इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, पहला है द इंटरटाइडल जोन। द इंटरटाइडल जोन इज अ नैरो बैंड वेयर द ओशन मीट्स लैंड। ओके, इंटरटाइडल जोन में क्या है, एक नैरो बैंड होता है वहाँ पे जहाँ पे ओशन मिलता है लैंड से। ओके, that is intertidal zone. Communities are constant changing in the environment as a result of disturbance. Okay, intertidal zone जो, और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे ही हाई टाइड आएगी वो पानी के अंदर चला जाएगा और जैसे ही लो टाइड आएगी वो पानी से बाहर निकल आएगा, उसे ही हम इंटरटाइडल जोन भी कहते हैं। सो कम्युनिटीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन द environment as a result of disturbance. It's an open ocean ecosystem, द फोटिक जोन। ओके, ओपन ओशन इकोसिस्टम में कौन सा आता है, फोटिक जोन एक आता है, दैट इज शॉलो इनफ दैट सनलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट। तो यहाँ पे आप फोटिक जोन देख सकते हैं, ये होगा फोटिक जोन, और फोटिक इधर नीचे होगा। दिस आर द फोटिक जोन्स, मोस्टली फोटिक जोन्स जहाँ पे इजीली सनलाइट पेनिट्रेट कर सकेगी उसे हम फोटिक जोन कहते हैं।
एंड बिलो द फोटिक जोन लाइज द अफोटिक जोन, जहाँ पे एन एरिया वेयर द सनलाइट इज अनेबल टू पेनिट्रेट. ओके, इट इज अफोटिक जोन. इसको डिटेल में हम फिर से पढ़ेंगे आगे जब इकोसिस्टम में जाएंगे, सी इकोसिस्टम में. तब ये ओवरऑल ब्रीफ नॉलेज है अबाउट द इकोसिस्टम. देन द बेंथिक जोन. The benthic zone is an area along the ocean floor that consists of a sand, sleet, and dead organism. It's called as benthic zone. Basically, it's the bottom of the sea. Then the deepest, okay, and the deepest region of the ocean is the abyssal zone. That is dark region. Okay, एकदम जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर डेवलप किए हुए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि यहाँ की एनवायरनमेंट से अडेप्ट हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल लाइट विच टाइप ऑफ कैरेक्टर हम कहेंगे, जैसे कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन उन्होंने डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट कर नहीं सकते. ओके, और बॉडी वहाँ पे सॉफ्ट होंगी. फॉर एग्जांपल स्क्विड. ओके, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट. ओके, फॉर एग्जांपल स्क्विड. थैंक यू. नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, कोई